अशोक गहलोत सरकार का विरोध करने के लिए हर मौके पर कृतसंकल्प है। अभी कल नगर निगम पालिकाओं के चुनाव के रिजल्ट आए। अशोक गहलोत साहब की सरकार, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस पार्टी परिवार के मुखिया श्री डोटासरा जी, दोनों ने इस तरह का पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार प्रदेश में होते हुए भी 3 साल अभी शासन के बचे हुए होने के बावजूद भी आपको जनता ने 50% सीटें भी नहीं दी। कुल राजस्थान में जिन 50 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए, उनके कुल जितने वार्ड्स में चुनाव हुए थे उसमें 50% सीटें भी वो नहीं जीत पाए। और आज तक ऐतिहासिक रूप से जब कभी भी कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, तब उनको जितनी वो सीटें मिली थी उसके साथ में वो कंपेयर करके देख लें कि जनता ने उनको कैसा जो है मैंडेट दिया है। जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार को नकार चुकी है। लोकसभा के चुनाव में एक तरफा मतदान करके 25 सीटें जिताई। नगर निगमों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम कुप्रयासों के बावजूद भी वार्ड का पुनर्गठन, शहरों के नगर निकायों को तोड़ देने, टुकड़े कर देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, पंचायती राज में मतदान किया। और अब की एक बार फिर जनता ने मोहर लगाई है कि ये सरकार हमें किसी भी तरह से स्वीकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने फायदे गिना दिए, लेकिन आपके सहयोगी दल ने ही इस बिल को नकारते हुए वो किसानों के साथ चले गए। बावजूद इसके किसान जो है बड़ी संख्या में सड़क पे, तो क्यों किसान क्यों नहीं समझ पा रहा ये तमाम बातें? कहाँ तक? देखिए, जहां तक अकाली दल का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। कानून बना उससे 6 महीने पहले ये ऑर्डिनेंस आया था। जब ऑर्डिनेंस आया था तब अकाली दल हमारे साथ में सहयोगी दल थी, एक ही साथ कुर्सी पे, एक टेबल की मेज के चारों तरफ बैठ करके इस ऑर्डिनेंस को पारित किया गया था। अकाली दल की उसके साथ सहमति थी। अकाली दल 6 महीने तक लगातार किसानों के बीच में जाकर के इस बात के लिए चर्चा भी कर रहा था, उनके साथ में बातचीत भी की थी। जिस तरह के संशय पैदा किए जा रहे थे, उस संशयों को समाप्त करने के लिए प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन देश के हित, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं दोनों में जब प्रतिस्पर्धा हो और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब ऊपर हो जाती हैं, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र भी था। और अकाली दल ने भी उसी दृष्टिकोण से काम किया कि अपनी खिसकती हुई राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा था, उस षड्यंत्र में अपने धरातल को सिमटता हुआ देख करके वो भी कूद पड़े। और दुर्भाग्य से आज इस तरह की स्थिति जो है उन्होंने पैदा करने का प्रयास किया, उन्होंने पैदा करने की कोशिश की। सर, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप जो स्पष्टीकरण यहाँ दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझा पा रहे सर, जो करने में बैठे हुए हैं? देखिए, सत्य है, अब तक कुल मिलाकर के 7 बार किसानों के संगठनों के साथ में, उनके प्रतिनिधियों के साथ में, अलग अलग स्तर पर माननीय कृषि मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और मंत्री समूह ने उनसे बातचीत की है। ये सारे विषय उनके सामने स्पष्ट किए। लेकिन ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में अब किसानों के हाथ में कमान नहीं है। अब माओवादी, नक्सलवादी, देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन को अधिग्रहित कर चुकी हैं, कैप्चर कर चुकी हैं। वो लोग इस आंदोलन को बनाए रखने में ही अपना हित समझते हैं। जिन लोगों का भारत के हितों में के साथ में जो है प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं। सर, जब ये किसानों का आंदोलन नहीं है तो सरकार बार बार तो उनसे बातचीत करी और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की आवश्यकता है, आपको बात करने की जरूरत है। देखिए, देश का प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 130 करोड़ व्यक्ति में से कोई भी यदि समूह बहकावे में आकर, भुलावे में आकर के कहीं की जो है किसी आंदोलन के लिए उद्यत होता है, उसको समझाना, उससे बातचीत करना देश की सरकार का, देश के सरकार के मंत्रियों का ये निश्चित रूप से दायित्व है। और ये जो भ्रम फैला करके इन आंदोलनों को देशव्यापी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आप सब मित्रों के माध्यम से जो बात मैंने कही है, ये बात यदि ठीक से नीचे तक जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे भ्रम फैलाने की स्थिति से बचा जा सके। शेखर साहब, एक सवाल है, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर अपने डेलीब्रेशन में बात करी थी, लेकिन अभी हाल ही में गुजरात के किसान का उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में दिया था। उसके बाद उस किसान ने ये स्पष्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चूंकि गुजरात में ऑलरेडी प्रोसेस में है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरह का किया हुआ है प्रयोजन, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसने करी थी, तो पीएमओ के दखल के बाद में उसका जो इशू है, वो जो लिटिगेशन था वो क्लियर आउट हो पाया। तो पूरे देश में लेट मी कंप्लीट सर, तो अगर पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद में आपने बहुत क्लियर किया है कि उसकी जमीन जो है वो नहीं जुड़ी रहेगी, सिर्फ उपज तक बात है, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाएगा, एसडीओ कोर्ट में जाएगा, कलेक्टर की कोर्ट में जाएगा, जब
पूरा मसला लिटिगेशन में आएगा तो जाहिर सी बात है स्टे अगर मिलता है तो पूरी जमीन भी उसमें शामिल होगी। मैं आपको ये स्पष्ट करना मैं चाहता ये कह रहा हूँ हूँ कि क्या इस विधेयक में ये जो किसान है इनके लिए सरकार की तरफ से किसी तरह के लीगल एड की भी व्यवस्था की गई है कि सरकार उनकी तरफ से मैं पहले आपको अनुरोध करना चाहता हूँ, आपको निवेदन करना चाहता हूँ मित्र की ऐसी परिस्थितियाँ देश भर में अनेक जगह आई थी जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट पर या एश्योर्ड प्राइस पर कोई खेती करे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एश्योर्ड प्राइस पर खेती में थोड़ा फर्क है, शायद मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार आप जानते भी होंगे पर स्पष्ट कर दूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की जमीन पर कंपनी आकर के खेती करती है, एश्योर्ड प्राइस पर खेती करने का काम जो है किसान करता है और केवल अपने उपज को जो कुछ भी क्वालिटी की उपज होगी उसको जो नियत क्वालिटी है उसको अपने प्रोसेसर को ट्रेडर को जिसके साथ सेकंड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया उसको देता है। यहाँ खेती किसान ही कर रहा है, इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने क्योंकि मुझे लगता है देश भर में इसको लेकर के भी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो परिस्थिति आप गुजरात का जो उदाहरण आपने दिया है, ऐसी परिस्थितियां न बने पीएमओ का तक शायद उसमें तो दखल हो गई, न दखल अगर पीएमओ दखल नहीं करता किसान का नुकसान हो सकता था। किसान के हितों का संरक्षण करने के लिए ही इन परिस्थितियों से बचाने के लिए ही किसान को ये कानून लाया गया। जहां तक केसेस की बात है, विद इन 30 डेज इस केस का डिस्पोजल करना ही पड़ेगा। इस बात को जो है हम इस कानून का हमने हिस्सा बनाया। किसान का किसी भी तरह का जमीन का क्लेम उसके साथ में अटैच नहीं किया जा सकता। किसान की जमीन पर यदि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो सेकंड पार्टी ने किया है, मान लीजिए कोई गोडाउन बनाया, कोई प्रोसेसिंग कैपेसिटीज 200 किसानों की जमीन के बीच में एक जगह बना दी है, तो वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो बनाई है या तो उसकी लागत मूल्य वो किसान से ले सकता है अगर किसान चाहे तो, अन्यथा वो अपनी फैक्ट्री को, अपने प्रोसेसिंग कैपेसिटी को, अपनी मशीनरी को उखाड़ कर ले जाए। अगर किसान उसको रखने के लिए राजी होता है तो किसान भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करने के लिए उसमें सक्षम होगा। मैं किसान हूं, आप व्यापारी हैं, तो मैं 6 महीने में देना चाहूं तो 6 महीने में दूंगा, 4 किस्त में 1 साल में देना चाहूं तो 1 साल में दूंगा, 3 साल तक का समय मेरे पास में रहेगा कि मैं 3 साल में भुगतान कर सकता हूं। इसलिए हर तरफ से किसान के हित का संरक्षण किया गया। प्राइस अगर कम हो जाती है तो जो ट्रेडर है, जो सेकंड पार्टी है, जो प्रोसेसर है, उसको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन यदि प्राइस 15 रुपए किलो में हमने कल्पना कीजिए कि किसी एक प्रोड्यूस के लिए, आलू के लिए मैंने आपसे जो है एग्रीमेंट किया है, अगर थ्रेशोल्ड लेवल हमने 20 रुपए तय किया एग्रीमेंट के समय में, उस बाद में इसीलिए इस बात को कि देश के कानूनी प्रक्रिया में न फंसे इसीलिए इसमें संशोधन किया था। लेकिन फिर भी यदि किसान का जो है सिविल कोर्ट्स में जाना चाहे तो वो स्वतंत्र है। हरियाणा में किसान आयोग की बात किस लिए उठी? हरियाणा में किसान आयोग की बात क्यों उठी? देखिए भैया, ये हरियाणा प्रदेश का किसान आयोग मेरा विषय नहीं है। नहीं तो वो वहाँ आंदोलन था तभी उन्होंने उनको सुविधा देने के लिए, लीगल एड देने के लिए किया होगा। ठीक है। दूसरा सर, सरकार लिखित में ये आश्वासन क्यों नहीं दे पा रही है कि एमएसपी जो है उससे कम में फसलों की जो खरीदी नहीं होगी? ये देश में संभव नहीं है सर, तो आप और किसान में तो किसी भी एक फसल एमएसपी पर जो फसल बेची और खरीदी जाती है वो जो है, आज आपके उदयपुर का किसान जो गेहूं पैदा करता है, अपने हिस्से के अपने खाने लायक जो गेहूं पैदा करता है 2 एकड़ में, 1 एकड़ जमीन में पैदा करता है, 2 बोरी अपने घर में खाने के लिए रखता है, 1 बोरी ले जाकर के बाजार में बेचता है। यदि उस गेहूं का एमएसपी से कम में नहीं बिकेगा और व्यापारी यदि खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, वो किसान ले जाकर के किसको बेचेगा? आप किसी को खरीदने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकेंगे कि 1 बोरी तुमको खरीदना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं खरीदेगा तो वो किसान उस गेहूं का क्या करेगा? थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस बात को सोचने की आवश्यकता है मित्र। मैं किसान हूँ इसलिए इस बात को समझता हूँ। सर, कब तक पटाक्षेप होने की उम्मीद है किसानों की? देखिए, कुछ ऐसी राजनीतिक ताकतें जिनको जनता प्रत्यक्ष चुनाव में नकार चुकी है, देश भर में आप इस आंदोलन के पीछे खड़े हुए, चाहे वो दक्षिणपंथी होंगे, चाहे वो वामपंथी होंगे और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पुराने सहयोगी होंगे, उन सब को जहां जनता बार बार नकार चुकी है, बार बार चुनाव में उनका धरातल जो है वो खत्म हो चुका है, वो लोग अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं। कुछ हिस्से का किसान समझ गया है, कुछ लोग इससे अलग हो गए हैं। उन्होंने द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।